नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है, 2022 वर्ष में हम भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। कार्यक्रमों की इस श्रृंखला का अनावरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा 12 मार्च 2021 को किया गया था। भारत के साथ साथ विदेशों में स्थित भारतीय राजदूतावास एवं काउंसलावास भी इस विशेष अवसर पर भारतीय समुदाय के साथ मिलकर कई कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रहे हैं। कोविड महामारी के चलते हम लोग किसी बड़े समारोह का आयोजन नहीं कर पा रहे हैं, परंतु एक छोटे कार्यक्रम के माध्यम से आज हम इन कार्यक्रमों की श्रृंखला का अनावरण करने जा रहे हैं। संयोगवश आज बिहार का स्थापना दिवस भी है। हमें इस बात का अपार हर्ष है कि हम भारत के अमृत महोत्सव की शुरुआत बिहार के स्थापना दिवस पर करने जा रहे हैं। बिहार का इतिहास, संस्कृति एवं स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान निस्संदेह महत्वपूर्ण रहा है। अतः इस अवसर पर भारत की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की श्रृंखला का पहला कार्यक्रम आयोजित करते हुए हमें गौरव एवं आनंद महसूस हो रहा है। आज बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर बिहार फ्रेटर्निटी तथा जर्मनी में स्थित बिहारी समुदाय के सभी भाइयों और बहनों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जर्मनी में भारत की प्रतिभा एवं प्रतिमा को उजागर करने में बिहारी समुदाय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज बिहार के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं इस योगदान की भी सराहना करता हूं। इस अवसर पर भारत का अमृत महोत्सव श्रृंखला के पहले कार्यक्रम में आज हम भोजपुरी सिनेमा के अभिनेता एवं लोक गायक श्री अनिल यादव के भोजपुरी गायन तथा श्री D.N. ठाकुर और उनके परिवार द्वारा ग्रामीण पद्धति से बिहारी व्यंजन लिट्टी चोखा बनाने की विधि आप सबके साथ साझा करने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यह कार्यक्रम आप सबको पसंद आएगा। पुनश्च बिहारी फ्रेटर्निटी के सभी भाइयों और बहनों तथा बिहारी समुदाय के सभी सदस्यों को बधाई। आवे वाला समय में खूब ऊंचाई पर पहुंची लोगन यही शुभकामना बा। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आज बिहार दिवस है। सभी देशवासियों को और विशेषतः बिहार प्रदेशवासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बिहार 109 वर्ष का हो गया है, मगर इसका इतिहास सिर्फ 109 वर्ष का नहीं है। इसका इतिहास प्राचीन काल से और उसके पहले से भी बहुत बहुत लंबा इतिहास है बिहार का। आज का दिन एक अच्छा मौका देता है बिहार के इस गौरवशाली इतिहास को जानने का और साथ ही इस गौरव को दोबारा दोहराने के लिए, इसको पुनः प्राप्ति के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं और क्या प्रयास किए जा रहे हैं उनको जानने समझने का। बिहार नाम संभवतः बौद्ध विहारों से आया है। इसके बारे में और जानने के लिए हम अजय नाथ ओझा जी से बात करेंगे, जिनकी इस विषय पर अच्छी पकड़ है। सर बताइए, बिहार का इतिहास क्या है? धन्यवाद मृदुला। नमस्कार, मैं अजय नाथ ओझा। मैं स्वयं बिहार से हूँ मृदुला की तरह, और बिहार का गौरवशाली इतिहास तो हमारे लिए सदैव गर्व का विषय रहा है। बिहार एक तरीके से प्रशासनिक, शिक्षा, विज्ञान की दृष्टि से पूरे विश्व को अथाह योगदान करता आया है। रही बात इतिहास की, तो बिहार का योगदान इसमें मैं सबसे पहले जो चीज़ याद आती है वो ये है कि लिच्छवी गणराज्य की स्थापना, मीन्स डेमोक्रेसी, जो इस विश्व को दिया गया। 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी में लिच्छवी गणराज्य की स्थापना हुई, जो कि ये विश्व की प्रथम लोकतंत्र के रूप में इसकी स्थापना को माना जा सकता है। उसके बाद वैशाली में सर, जो वैशाली लिच्छवी गणराज्य था, जो वैशाली उसका एक हिस्सा हुआ करता था। राजधानी थी, राजधानी गणराज्य का जनपद हुआ करता था। जनपद का मुख्य जनपद महाजनपद के लिए वो ये तय किया गया था। और
अगर साम्राज्य की बात करें और वहाँ के जो वंशों ने जो राज्य किया, मगध साम्राज्य की बात करें, जिसमें कि हर्ण्यक वंश से आप शुरू करें तो बाद में महापद्म नंद भी आए, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। और चाणक्य को कौन नहीं जानता, चाणक्य की कूटनीति, चाणक्य का अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स पूरा विश्व जानता है। अशोक का एक विजेता के तौर पे या समुद्रगुप्त का एक महान विजेता के तौर पे कहने को तो लोग कहते हैं कि समुद्रगुप्त वाज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, जबकि मैं कहना चाहूंगा कि नेपोलियन वाज समुद्रगुप्त ऑफ यूरोप। बिल्कुल सर, समुद्रगुप्त पहले आए हैं, बिंबिसार, समुद्रगुप्त, सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य, ये सारे वंश के इतने जो नाम आपने गिनाए हैं। तो सर ये तो पुराना इतिहास है। जो अभी आधुनिक बिहार है, जिसकी स्थापना दिवस हम मना रहे हैं आज, उसकी स्थापना कैसे हुई थी 109 साल पहले? यह एक क्रम है मृदुला। ये अचानक पुराना बिहार या बिहार का गौरवशाली इतिहास और आज का बिहार अलग नहीं है। उदाहरण के तौर पर जब हम देखें तो सम्राट अशोक के जो विजय प्रयाण थे, उनको हम दरकिनार भी कर दें तो उनका बौद्ध धर्म के विस्तार और प्रसार में जो योगदान है अपने आप में अप्रतिम है। दो धर्मों का स्थापना का प्रदेश है, जैन बिल्कुल बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और महावीर, तीर्थंकर महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ही बिहार की धरती से ही चले। और गुरु गोविंद सिंह जी भी वहीं से ही, गुरु गोविंद सिंह जी बाद में आए। हाँ, बाद में आए। गुरु गोविंद सिंह जी का भी अपने आप में एक अप्रतिम योगदान है। जो खालसा की स्थापना हो या आज के दिन में सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब जी का महत्व, और जो सिख धर्म के जो अपने जो उनके गुण है, जो 5 ककार उन्होंने दिए, और इस धर्म के विकास के लिए और भारत के लिए उन्होंने अथाह योगदान दिया, इसको नकारा नहीं जा सकता जी। हाँ। तो 1912 में जब 22 मार्च, आज 22 मार्च है, 109 साल हुए हैं जब बिहार राज्य अलग हुआ था, तो उसके पीछे का इतिहास क्या था? क्यों कर ये अलग हुआ बंगाल प्रेसिडेंसी से? दरअसल 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी, प्रसिद्ध युद्ध हुआ। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम II की संयुक्त सेना के साथ युद्ध हुआ, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। उसके बाद जो बंगाल का जो पूरा जो राज्य था और जो ये क्षेत्र था, अगर आधुनिक क्षेत्र आज के दिन का देखा जाए तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, असम, उड़ीसा, ये सारे के सारे उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी में चले गए। 21 मार्च, बात 22 मार्च की है, 21 मार्च को थॉमस गिब्सन कार्मिसेल गवर्नर बने बंगाल प्रेसिडेंसी के, और अपने गवर्नर बनने के अगले ही दिन उन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी को 4 हिस्से में बांट दिया, बिहार, बंगाल, असम और उड़ीसा, ताकि उनको शासन करने में सहूलियत हो। ये 4 सूबे में बांटे गए, शासन की सहूलियत, और उस समय जो स्वतंत्रता आंदोलन का जो प्रभाव शुरू हो रहा था उसको दमन के कोशिश के लिए छोटे ये प्रशासनिक यूनिट, अगर वो एकजुट रहते तो ज्यादा प्रभावी होते। उनको अलग अलग कर दिया गया तो शायद उनकी शक्ति क्षीण हो गई, शायद ही नहीं, निश्चित ही। जी। मैं जब बिहार जाती हूँ, अब तो बहुत कम मौका मिलता है जर्मनी से बिहार जाने का, मगर जब भी जाती हूँ तो अपनी चाची, दादी, इन सब से मैं बोलती हूँ कि मुझे बिहार के व्यंजन बनाकर खिलाइए। तो आप क्या क्या व्यंजन खाने के शौकीन हैं? एक व्यंजन के बारे में तो शायद पूरा विश्व जानता है, लिट्टी चोखा, और प्रधानमंत्री जी ने भी उसको बहुत प्रसिद्ध कर दिया पिछली बार हुनर हाट में उसको खाकर।
मगर और किस किस व्यंजन, मैं तो बहुत सारे व्यंजन गिना सकती हूँ, आप किस किस व्यंजन को बहुत चाव से खाते हैं बिहार के? सबसे पहले तो मैं लिट्टी चोखा पर ही एक बात कहना चाहूँगा कि लिट्टी चोखा को ही बाटी चोखा भी कहा जी। जाता है, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में। और लिट्टी की जो सामग्री है जिससे ये व्यंजन बनाया जाता है, उसी को विभिन्न रूपों में भी अपनाया गया है। इस विषय पर बात बहुत कम हो पाती है। जैसे लिट्टी में जो मसाला भरा जाता है, वही मसाला सत्तू के पराठा के तौर पे आज के दिन में आम घरों में बहुत आसानी से बन जाता है। मेरी माँ बनाती हैं मकुनी। हाँ, जो आज मृदुला इस कार्यक्रम में आप गंवई तरीके से कैसे लिट्टी बनाई जाती है, इसका एक वीडियो आप देखेंगे श्री डी.एन. ठाकुर के परिवार का। उस परिवार ने बहुत ही प्रयास करके एक बहुत ही अच्छा वीडियो भेजा है हम लोगों के लिए, आप देखेंगी तो कि गंवई तरीके से कैसे बनता था। तो फिर देखते हैं थोड़ी ही देर में ये वीडियो। साथ ही लिट्टी चोखा के लिए इसका एक इतिहास है कि लिट्टी चोखा क्यों बनना शुरू हुआ। ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि बिहार जैसे प्रदेश से आज के पाकिस्तान में मुल्तान एक जगह है। बिहार से लोग मुल्तान जाया करते थे व्यवसाय करने, और वो बैलगाड़ियों पर जाया करते थे, और ये यात्रा 6-7 महीने की होती थी। आना और जाना, या एक आना जाना 6-7 महीने का होता था, और वहां रहकर व्यवसाय करना। हाँ, जब ये यहाँ से जाते थे तो चना लेकर के जाते थे। तुम तो बिहार की हो, तुमने सुना होगा बबूरा का बूट। हम लोग बिहारी लोग चना को बूट कहते हैं, बबूरा का बूट तुमने सुना होगा। इसका चक्का खाते हैं, हाँ, मूली खाते हैं। हाँ, तो चना जाता था, गर्म मसाले जाते थे, सोना चांदी के आभूषण जाते थे जी। और ये लोग अपने सुरक्षा के लिए रास्ते में डकैत, चोर, ठगों से बचने के लिए ये लोग लठैतों का एक ग्रुप लेकर के चलते थे, जो कि ये एक तरीके से उस लठैत ग्रुप के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया व्यंजन है। क्योंकि लिट्टी की एक खासियत है कि जब आप एक बार बना लें, इसको बनाने के लिए आपके पास सब सूखे सामान चाहिए, जिसको बड़े आसानी से आप कहीं बना सकते हैं। कम पानी की जरूरत पड़ती है, उपली की जरूरत पड़ती है। उपला नहीं मिल रहा है तो आप लकड़ी जला के भी बना सकते हैं। और एक बार बन गया और घी आपने इसमें भरपूर लगा दिया, हाँ, तो उसके बाद ये आप 8-10 दिन तक भी रखें। प्लस एक और बहुत बड़ा फायदा है मृदुला कि ये लिट्टी 2-3 आपने खा लिया तो आप पानी पीते रहेंगे काफी देर तक, और बड़े आराम से काफी देर तक चलता है, दिन भी निकाल। तो ऐसी लंबी यात्राओं के लिए जहाँ की आपके यातायात के बहुत ही छोटे साधन और बहुत ही धीमे साधन उपलब्ध थे, ये फायदा होता था। इस यात्रा का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि मृदुला शायद आप तो संगीत से जुड़ी रही हैं, आपको कजरियों में इसका जिक्र आपने सुना होगा। मैं यही बात कर रही थी कि कजरी में और बिहार के जो लोक गीतों में मुल्तान का अक्सर नाम आता है। ले आई हो पिया नथुनी बिहार से, नथुनी मुल्तान से। हाँ, बिल्कुल सही। और एक और अपने यहाँ एक कहावत प्रयोग होता है कि कोई एक आदमी जो कि काफी देर से नहीं दिख रहा है और एक अनर्थक प्रयास में लगा हुआ है, तो लोग कह देते हैं कि वो मुल्तान गइल बा जात लावे। हाँ, तो ये भी तुमने सुना होगा। तो ये लिट्टी का, इसके साथ में अपने छठ पर्व, जो कि हम लोगों का सबसे पवित्र और पावन और सबसे बड़ा पर्व है हर बिहारी का, षष्ठी सूर्य पूजा। हाँ, सूर्य के मतलब कि षष्ठी के सूर्य की पूजा, जिसको षष्ठी व्रत भी कहते हैं, उसी से अपभ्रंश में ये छठ पूजा हो गया। और ये डूबते मतलब अस्ताचल और उदयांचल दोनों सूर्य की पूजा इसमें होती है। एकमात्र पर्व है जिसमें ऐसा होता है। हाँ। और बहुत कठिन पर्व है। मेरे दोस्त अक्सर पूछते हैं कि क्या है छठ पर्व, तो मैंने तो यही जाना है कि इससे कठिन पर्व मुझे और कोई नहीं लगता। इतनी शुद्धता के साथ इसका खाना बनाया जाता है और 3 दिन तक आपको निर्जल रहा जाता है। मुझे नहीं लगता और कोई पर्व में इतनी कठिनाई, और औरत और मर्द दोनों इसको करते हैं इस पर्व को। यहाँ मृदुला में एक चीज और कहना चाहूंगा। लिट्टी चोखा की बात तो आज विश्व में बहुत जगह होने लगी है, क्योंकि बिहारी लोग गए अपने साथ ये लेते गए और प्रचार होता गया। लेकिन छठ पूजा का प्रचार प्रसार कम से कम आज के हिंदुस्तान के कोने कोने में होने लगा है, और इसका श्रेय अभी बिहार के ही लोगों को दिया जाएगा, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में गए जीविकोपार्जन के लिए और एक बृहद तौर पे मनाया जाने लगा है।
खास करके बॉम्बे में तुमने काफी सुना होगा, आधुनिक मुंबई, जी। आज के मुंबई में तुमने सुना छोटे होगा। छोटे तालाब और बिल्कुल सही, पानी बिल्कुल के सही जितने भी बोला। गढ़ हैं वहाँ पर। सर, बिहार के जो उपलब्धियां हैं उनमें विज्ञान और साहित्य का नाम हमेशा आगे आता रहा है। तो साहित्य के बारे में कुछ बताइए। कुछ नाम तो हम सभी, पूरे विश्व में हम सभी जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी हो गए, कवि नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, ये सारे आधुनिक काल के हैं। मगर पाणिनि जो व्याकरण के जो रचयिता हैं वो भी वहाँ के थे। मृदुला, आप वराह मिहिर से शुरू करें। हाँ, पाणिनि के व्याकरण की बात करें, चाणक्य के अर्थशास्त्र की बात करें, या आधुनिक साहित्य में आकर के नकेनवाद की बात करें। आपने महान साहित्यकार, हाँ, नकेनवाद हुआ, ये नवीन विलोचन शर्मा उग्र, केसरी कुमार और नरेश कुमार साहब ने मिल करके इसे एक वाद का प्रयोग शुरू हुआ, जिसमें कि अकविता का जन्म हुआ, अकविता युग आया। तो ये नकेनवाद इसे कहते हैं। ये भी बिहार के ही छंदवाद से हट करके, ये बिल्कुल सही, हाँ, जो कि आज के दिन में काफी हर कोई नकेनवाद इसका मतलब प्रयोग कर रहा है। अकविता उनकी देन है जी। हाँ। मैं इधर आ रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं, ये कविता है। और जहाँ तक तुमने विज्ञान की बात की, तो विज्ञान में मैं आदरणीय आर्यभट्ट साहब का नाम बड़े गर्व से लेना चाहूंगा। और यहाँ भी मैं तुम्हें दो चीजें बताना चाहूंगा मृदुला। आज का जो खगोल, जो पटना का एक सैटेलाइट सिटी है, उसका जो असली नाम है वो खगोल है। खगोल मतलब जो कि अभ्रंश होकर खगोल हो गया। हाँ, ठीक है। और पटना से थोड़ी, तो एक गांव का भी, जगह का, वो शहर हो गया, पटना का सैटेलाइट टाउन हो गया वो। और एक जगह है तारेगना, जहाँ की एक बहुत बड़ी वेधशाला थी, जहाँ की तारेगना नाम से ही लगता है कि काउंटिंग ऑफ स्टार। तो उस समय में विश्व के विभिन्न भागों से लोग आते थे उस जगह पर, और खगोल शास्त्रीय अध्ययन का अपनी बुभुक्षा जो थी उसको पूरी करते थे। अभी आपको याद होगा, हाल ही में ये, यानी कि शून्य की खोज भी बिहार में ही हुई थी। आर्यभट्ट नहीं की है। बहुत अत्यंत मैं आदरणीय आर्यभट्ट इसलिए कहा क्योंकि मैं इस शून्य, जो कि आज के कंप्यूटर युग में बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 की बात करती हो, तो वह शून्य बिहार से ही आया है। आपने अभी थोड़े समय पहले अभी बोला कि विश्व भर के लोग आते थे बिहार में इस शिक्षा की प्राप्ति के लिए। तो एक और चीज़, विश्व भर के लोग भारत में आते थे, विश्वविद्यालयों में अपना, तुम्हारा इशारा नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तरफ है। भाई, दोनों की बात क्या कहनी। जिस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगा दी गई, वो आग सालों तक जलती रही, इससे तुम अंदाजा कर सकती हो कि पुस्तकों की संख्या उस विश्वविद्यालय के उस पुस्तकालय में कितनी होगी। मगर अभी भी एक पुस्तकालय है जो बहुत प्रसिद्ध है। ये अभी आधुनिक बिहार का ये प्रयास है कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार और उसको पुनर्जीवन दे करके, और अभी नालंदा विश्वविद्यालय पुनः सुचारू रूप से स्थापित किया गया है, और बहुत ही बढ़िया प्रयास है ये बिहार सरकार का जी, और बहुत अच्छा चल रहा है। ये सराहनीय प्रयास है। एक और विषय में या एक और बात के लिए पूरे विश्व के लोग आते हैं बिहार में, और वो जगह है बोध गया। तो बोध गया के बगैर बिहार का नाम तो अधूरा है। तो इसकी भी शुरुआत ईसा पूर्व 6ठी सदी से होती है। 563 BC में पैदा हुए गौतम बुद्ध साहब लिच्छवी वंश के ही थे ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लिच्छवी वंश में, हाँ, एक राजकुमार तो जनपद के राजकुमार थे, और लिच्छवी मतलब गणराज्य के आप कहें। और उसके बाद उन्होंने अपना उनको जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई वो बोध गया में ही हुई। वो नालंदा, राजगीर और बोध गया, ये 3 क्षेत्र को अगर आप देखती हैं तो बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म का प्रचार तो पूरे विश्व में हुआ। सम्राट अशोक के समय में ये काफी बृहत रूप पर हुआ, और आज भी विश्व के विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं, और बोध गया उनके लिए सबसे पवित्र जगह है। कंबोडिया, वियतनाम, श्रीलंका, भूटान, हर जगह
अमेरिका में भी है, यूरोप में भी बहुत जगह आदिकाल से है। इन जगहों पर ज्यादा तुम्हारे हुआ है। जर्मनी में ही फ्रैंकफर्ट जी, में, बिल्कुल। फ्रैंकफर्ट में बहुत ही, बड़ा और बौद्ध प्रोबेबली रोडेलहाइम या कहीं और भी है। ये दो जगह का तो मैं जानता हूँ कि इनके बिल्कुल, मैं बने गई हुए हूँ। हैं। बौद्ध धर्म तो का बौद्ध धर्म का बहुत केंद्र है। चाइना में बहुत ज्यादा है बौद्ध धर्म के लोग मानने वाले। तो इन चीजों को लेकर के बोध गया जो है एक अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट प्लेस ही नहीं है, एक पर्यटन स्थल ही नहीं है, एक धार्मिक दृष्टि से एक विकसित हुआ एक बहुत ही बृहद केंद्र है। जी। पटना तुम्हारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाद में बना, बोधगया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले बन गया था। जी। हम बिहार की बात करें और गांधी जी का जिक्र नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता है। गांधी जी बिहार से बहुत पुराने समय से, बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे। 1917 में वो वहाँ आए थे, चंपारण गए थे, और चंपारण सत्याग्रह का जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में कौन नहीं जानता। उसने भारत के स्वतंत्रता का जो संघर्ष था उसकी दिशा ही बदल दी थी। तो ओझा जी, आप क्या बोलना चाहेंगे गांधी जी के बारे में और बिहार से उनके संबंध के बारे में? साउथ अफ्रीका से भारत लौटने के बाद अगर गांधी जी की राजनीतिक शुरुआत हुई और जिसे कहा जाए कि राजनीतिक पथ पर चले, तो यह भी उनकी कर्मभूमि बिहार ही बना। और चंपारण से उस समय उनके घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, कमलनाथ तिवारी जी और अन्य लोग थे। उन लोगों की मदद से जो नीलहा मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ, जिसको चंपारण नील की खेती में जो काम करने वाले मजदूरों की जो अपनी समस्याएं थी और जिनको विभिन्न तरह से प्रताड़ित किया जाता था, उसके खिलाफ गांधी जी ने ये आंदोलन की शुरुआत की थी। जी। स्थापत्य कला के बारे में हमने अभी बात करनी शुरू की थी। जो बिहार के स्तूप हैं, जैसे बौद्ध विहार से हम समझते हैं कि बिहार नाम आया है, तो जो बौद्ध स्तूप हैं, वहाँ की जो वास्तुकला है, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। विश्व प्रसिद्ध है। इसमें कोई शक नहीं कि ये जो वास्तु और स्थापत्य कलाएं हैं वो अप्रतिम है। चाहे वो लौरिया नंदनगढ़ का अशोक का लाट हो, जिसे हम लाट कहते हैं, जिसमें कि अशोक स्तंभ है, केसरिया का हो या वैशाली का हो, ये सब जग प्रसिद्ध हैं। साथ में तुम अगर आधुनिक स्थापत्य में आओ तो गोलघर अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। और अभी वर्तमान में सरकार ने जो पटना में जो एक बुद्धा पार्क बनाया है, तो बहुत ही वो अपने आप में आधुनिक स्थापत्य कला का अनूठा अद्भुत है जी। और सासाराम के किले के बारे में? सासाराम का किला अपने आप में एक मजबूत किला है। सासाराम का किला की बात सोचते ही शेरशाह सूरी की याद आती है। और हम लोगों ने इतिहास में शेरशाह सूरी का जिक्र नहीं किया। ये हम लोगों के तरफ से एक अधूरा ज्ञान की तरह था, क्योंकि शेरशाह सूरी एक बहुत छोटे से शासनकाल उनका रहा जी, मगर अत्यंत प्रभावशाली था। अत्यंत प्रभावशाली। क्या शेरशाह सूरी के कुछ जो देन है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, पूरे भारत में चलने वाली जीटी रोड, कलकत्ता से पेशावर जी। और मृदुला, मैं पंजाब में रहा हूँ। जो उनके सराय जो बने थे, जी हाँ, सराय जो बने, जगह जगह उन्होंने सराय, वहाँ तालाब बना, जो कि व्यापारी लोग व्यापार करने चले। और जो उनके जो डाक के पिलर्स जो बने हुए हैं, जहाँ की एक पिलर से दूसरे पिलर तक, ये सारे के सारे जो उनके समय का जो ओरिजिनल ग्रैंड ट्रंक रोड था, उसके किनारे बने हुए हैं। तो पिलर टू पिलर डाकिया लोग दौड़ करके आया करते थे, एक पिलर से दूसरे पिलर तक, स्तंभ तक डाक पहुंचाया करते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वो बहुत ही दिलेर थे, मगर दिल के, हृदय के बहुत ही शांत और बहुत ही निर्मल और बहुत ही क्या बोलेंगे, सेंसिटिव थे, बहुत ही एक दानी किस्म के थे। एक फरीद नाम के बच्चे का नाम शेरशाह सूरी इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने तलवार के एक वार से शेर के 2 टुकड़े कर दिए थे, इसलिए शेरशाह बने। और वो दिल के कितने शांत और कितना उदात्त हृदय के थे, ये उनके जो अपने शासनकाल के दौरान जो लोगों के मदद के लिए, आम जनता की मदद के लिए जो उन्होंने कार्य किया, जिसको कि हम कहते हैं कि
एक अपने प्रशासन को छोटे से छोटी जगह तक पहुंचाना, वो उनके जो चीजें हैं, जो उनके कृत्य हैं, वो अपने आप में उनका बखान करती हैं। जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भारत के राज्य हैं वो एक एक भाषा से जुड़े हुए हैं, मगर बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि बिहार में एक या दो नहीं बल्कि 6 भाषा और बोलियां हैं। हिंदी तो है ही, मैथिली है, अंगिका, बच्चिका, मगही और भोजपुरी है। और ओझा सर भोजपुरी भाषा जानते हैं और मैं मागधी या मगही भाषा बोलती हूँ। तो ये दोनों बोलियां कहने को तो ये दोनों बोलियां हैं, मगर ये पूरी भाषा का रूप है, क्योंकि अगर मैं नहीं जानती हूँ इनकी भाषा तो मैं नहीं बोल सकती हूँ। मतलब मैं एक सुधार करना चाहूंगा कि मैं बिहार की लगभग सब बोलियों को बोल सकता हूँ। मैं नहीं बोल सकती, मैं सब बोलियों समझ जरूर सकती हूँ, क्योंकि मेरे मित्र विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं और उनके साथ जो मेरा संपर्क रहा है, मैं हर बोली को बोल पाता हूँ। लेकिन आपकी मातृभाषा जो है वो भोजपुरी है। लेकिन हम भोजपुरी भाषी हई। अब भोजपुरी हमरा खूब निमन लागेला। हालांकि हम बचपन मुजफ्फरपुर इलाका में गुजरनी, तब बज्जी को हम जानी ले, मैथिलियों हम जानी ले, अंगिका भी जानी ले, मगही भी जानी ले, हम सब जानी ले। तनी मनी हम मगही बोल सके, वो भी तब हम बोला ही है जब हम पटना जाइए, या फिर हम अपन चाची, नानी या बुआ आदि से बात कर रही है तभी हम मगही बोल सके, ना तो हम मगही बोले कि कोई हमरा चांस ही ना मिला है। अच्छा चलो मृदुला, अब हम एक आखिरी चीज मैं जरूर आपसे बोलना चाहूंगी। हमारी कला जो जिसकी पहुंच पूरे विश्व तक पहुंच गई है, जैसे कि मधुबनी और हमारी जो लोक संगीत की कला है। हाँ, मधुबनी में तो बहुत ही बड़े दिग्गज नाम भी आ गए हैं, जैसे स्वर्गीय गंगा देवी थी, आज के दिन में भारती दयाल जी हैं, जो कि काफी लब्ध प्रतिष्ठित मैथिली ये मधुबनी पेंटर रही हैं जी। इसके अतिरिक्त युवा वर्ग में भी बड़े ही होनहार कलाकार लोग हैं, और लोकगीत भी चल रहा है। भोजपुरी आज के दिन में, पहले हालांकि भोजपुरी में निर्गुण इत्यादि के गाने, खास करके महेंद्र मिश्र और भिखारी ठाकुर का नाम आता है। आज भगवा, हाँ, आज के दिन में फिल्मी लोग जो है वो भी गाने लगे हैं। आज हम आपको अनिल यादव का भी गाना, हाँ। भोजपुरी में गाना हमनी का सुनावत अनिल यादव, नया लड़का बारे, भोजपुरी फिल्म के नायक भी बारे, अच्छा गायक भी बारे। तो ये भी मौका हम आज इस कार्यक्रम में हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, लोगों को पसंद आएगा। और एक चीज इसके साथ जोड़ना चाहूंगा, वो है सिक्की कला, जो कि अपने यहाँ की अद्भुत कला थी। मैं बचपन में मैं देखा हूँ गाँव में सिक्की से विभिन्न तरह की चीजें बनती थी, और वो आज के दिन में वो लुप्त होती जा रही हैं। लेकिन मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ मृदुला, जो पतले बांस की चीज से नहीं, वो सींग से जो बनाते, बांस नहीं पतले। लेकिन हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई मृदुला, मूंज जिसे हम लोग कहते हैं, कि मैंने यहाँ फ्रैंकफर्ट में एक स्टोर देखा, उसकी टोकरियां आदि, हाँ उसकी टोकरियां और विभिन्न किस्म के उसके जो शो पीसेज बने हुए हैं, और ये अफ्रीका से आए हुए हैं। ओह तो देखिए कला की पहुंच कहाँ कहाँ होती है। तो बिहार दिवस के उपलक्ष्य पर सर आपने हम लोगों का ज्ञानवर्धन किया, बहुत सारी बातें बताई, और बिहार आज के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत आगे कर रहा है। आज बहुत सारी स्थानों पर, जैसे कि पंचायती राज में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए 50% की जो आरक्षण है वो देने वाला बिहार एकमात्र राज्य है। इसके अलावा सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य है, और शराबबंदी भी बिहार में पूर्ण रूप से लागू हुई है, ऐसा करने वाला इकलौता राज्य है। और इसके अलावा बिहार का जो जीडीपी जो रेट है वो देश का सबसे अव्वल है। तो बहुत सारी चीज़ों में हम आगे बढ़ रहे हैं, और गौरवशाली इतिहास को दोबारा लाएं, इसके लिए हमारा प्रयास सतत रहना चाहिए। जरूर, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार। हम DN ठाकुर, बिहारी, रवा सबके जर्मनी में रहे वाला प्रत्येक भारतीय के, खास करके बिहारी समुदाय के लोग के बिहार के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देत बानी। साथ में ही इंडिया एट 75 श्रृंखला के कार्यक्रम
जौन धूम मचावे और आ रहा बा 22 तारीख के आज, वो अवसर पर भी रवा सबके बहुत बहुत शुभकामना। बिहार के नाम औते ही खान पान में बिहारी समुदाय के बीच में लिट्टी चोखा के नाम आ जाला, मुंह में पानी आ गई ना। आज हम यह बतावे के चाहब कि लिट्टी चोखा गांव के स्टाइल में कैसे बनेला, कितना आसान बा एकरा के बनावल और कितना बढ़िया व्यंजन बा। ये प्रयास में हमार धर्मपत्नी, हमार बहू, पोती सब लोग शामिल बा। रवा सब वीडियो ध्यान से देखब। ई तो रवा सबके मालूम है बा कि सैकड़ों साल से लिट्टी चोखा कितना प्रसिद्ध बा बिहार में। बिहारे ना, बिहार के अन्य राज्य में भी, दूसरा राज्य के लोग भी एकरा के इतना पसंद कर रहा बा आज। और खुशी की बात बा कि आज तो पूरा विश्व में एक प्रचार प्रसार बहुत अच्छा है। हेल्थ फूड के नाम से जानल जा रहा बा। सबसे बड़का बात इहो बा कि पर साल हुनर हाट में प्रधानमंत्री जी घूमत आईनी रेस्टोरेंट पर, बिहारी रेस्टोरेंट पर, और एक मजा लिट्टी चोखा के चिकनी और बहुत एक बड़ाई करनी। तो चली समय वेस्ट ना करते हुए रवा सबके हमें गांव के स्टाइल में लिट्टी चोखा बनावे के बतावो तनी। उम्मीद बा पसंद आई। और जहाँ भी रही लिट्टी चोखा खाई, घरे बनाई। इस सब सामान रवा सब के यहाँ अवेलेबल बा, कहीं जाए के नहीं खे बाहर, सब जगह मिल जाई। और खूब लिट्टी चोखा खाई, स्वस्थ रही। जय हिंद, जय भारत, जय जर्मनी। धन्यवाद। मेरे घर पर बन रही है, सास बहू पोती भी है साथ में। ये लिट्टी चोखा लोग बना रहे हैं। मैं पूछूंगा कि ये लोग कैसे बनाते हैं। ये आग वहाँ पर जल रहा है। ये लहसुन है, धनिया की पत्ती है, अजवाइन मंगरेल है, अदरक है, नींबू है, काला मरी है, नींबू है, लहसुन है, हरा मिर्चा है। हाँ, तो इसको डाल के आपने क्या सत्तू का मसाला बनाया है। तो इसमें ये सारी चीजें मात्रा के अनुसार डाल दी गई है। और ये मसाला हो गया है। और ये देखिए जो बन रहा है, ये कैसे बनाया आपने? आटा को गोल किया, हाँ, फिर इसमें स्टफ किया। अच्छा, इसको भर के इसको गोल बना दिए। चोखा खाते हैं जिसका आलू, टमाटर और बैगन का भरता बनता है। देखिए लिट्टी चोखा में खास करके सारे चीज पके होते हैं। ये हेल्थ फूड भी बोला जाता है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो फ्राइड होती है। देखिए बैगन से लेकर के टमाटर और जो आग है उसके नीचे में आलू डाला हुआ है। ये तीनों एक ही साथ में पक जाएंगे। इनको हटाने के बाद में यहाँ पर हम लोग लिट्टी को रखेंगे। जिस पर वो चोखा के लिए जिस पर बैगन, टमाटर और आलू पके थे, ये देखिए, ये इसी आग में जब आग थी तब ये पकाया गया था। उसी आग पर ये लिट्टी बन रहा है। और देखिए कितना बढ़िया पक रहा है। अभी इसको पूरे राख को बाहर निकाल के, पूरे इसकी जो आग है उसको बाहर निकाल के अंदर गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद में इसको फिर वो गमछे वगैरह में झाड़ देंगे कि कोई भी डस्ट ना रहे। और चोखे में जो ये मसाला पड़ेगा, ये वही है करीब करीब जो कि लिट्टी में पड़ता है। अब इसे हम लोग गाड़े हुए थे मीठे के आग में। अब इसको निकाल करके, और देखिए इसका सिस्टम क्या है। देखिए इसका कलर देखिएगा, ये देखिए कलर इसका। चलिए अब इसको यहाँ डाल दीजिए और इसमें घी में अब इसको पूरा ऐसे ऐसे कीजिए। सारा चीज बन गया। अब लिट्टी को तोड़िए और लिट्टी में घी डालिए और डाल के मजे से को खाइए।
नमस्कार, प्रणाम। हम है अनिल यादव माटी के लाल। जर्मनी के रहवासी समस्त बिहारी समुदाय के लोगन के बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च के बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। साथे हम इंडिया एक्ट 75 कार्यक्रम श्रृंखला खातिर हम हर भारतीय के खूब बधाई देत बानी और कुछ माटी से जुड़ल कुछ गीत सुनावत बानी। जय जय बिहार। स्वर्ग से सुंदर हवे बिहार, अरे मिसरी से मीठ लागे भाषा हमार। स्वर्ग से सुंदर हवे बिहार, मिसरी से मीठ लागे भाषा हमार। के बिहार के लोगवा गर्दम चौले बड़ुए हो संसार में। स्वर्ग से सुंदर हवे बिहार, मिसरी से मीठ लागे भाषा हमार। बर्गर पिज्जा के बाप हवे बाटी चोखा सतुआरे, खाके झंडा गाड़ी देवेला बिहार कई बेटवारे। कि चाहे लंदन जर्मनी रहिहा, चाहे रहिहा गांव से दूरी में। पढ़िया लिखिया कौनो भाषा बतिया भोजपुरी में। के स्वागत में बिहारी लोगवा हवे तैयार, मिसरी से मीठ लागे भाषा हमार। स्वर्ग से सुंदर हवे बिहार, मिसरी से मीठ लागे भाषा हमार। तब भाई लोग कैसन लागल? ला दूसर सुनी। सगरो बिहारी भोजपुरिया चलेला सीना तान भैया, अरे जर्मनी के बाबू बिहारिया चलेला सीना तान भैया। केहू से डराई काहे, केहू से लजाई काहे, अरे मेहनत करेला बिहारिया चलेला सीना तान भैया। हाँ हाँ, सगरो बिहारी भोजपुरिया चलेला सीना तान भैया। अरे जुल्म करेला नहीं जुल्म सहेला, जहाँ जहाँ जाला झंडा गाड़ी के रहेला। 12 से 18 घंटा काम करेला, पूरे परिवार के पेट भरेला। और सबसे बड़ी बात, कबो भीख नहीं मांगेला बिहारिया। केहू के जी हुजरी ना करेला बिहारिया चलेला सीना तान भैया। हाँ हाँ, हम हई बिहारी भोजपुरिया चलीला सीना तान भैया। ओ पूरब के बेटा कहल जाला, बिहारी बबुआ के सगरो हाला। पूरब के बेटा कहल जाला, बिहारी मर्दा के सगरो हाला। हम बिहारी लाला झारखंडी लाला, हम बिहारी लाला झारखंडी लाला। जीरो की खोज किए थे आर्यभट्ट बिहारी, भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो बिहारी। सम्राट अशोक चाणक्य भी बिहारी, बिहार के लोगवा हर कोने अधिकारी। और महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला बिहारी, मनोज पवन खेसारी उदित नारायण बिहारी। मनोज वाजपेयी शत्रुघ्न भी बिहारी, बिस्मिल्लाह खां की सहनाई बिहारी।
अरे बीरा कुंवर सिंह जी रहल बिहारी सिन्हा तानी के चलल जा लाला। हम बिहारी लाला झारखंडी लाला, हम बिहारी लाला झारखंडी लाला। जय जय बिहार। अनिल